Assalamu alaikum everyone. This is me, Malida Shivali, your host. So today I have a amazing and special guest जो हमारी एक पाकिस्तान कराची में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको मेरे साथ सर नवीद सिद्दीकी ने कनेक्ट करवाया है कि मैं इनसे इंटरव्यू करूं और इनकी एक्सपर्टीज़ जानूं और इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखूं और इंशाल्लाह आप लोग को भी सिखाऊं। सो हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरीके से बहुत स्पेशल गेस्ट होते हैं और आज मेरे साथ सर फरहत शेख मौजूद हैं। तो हम इनसे ही इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखेंगे और आई होप कि इंटरव्यू अच्छा होने हो और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, सो स्टार्ट द इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। जज़ाकल्लाह सर एक्सेप्ट माय इनविटेशन। और आई नो कि आप एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं और इट्स वेरी बिजी रूटीन और बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद मी। Sure. Ma'am, I'm sure you are familiar with my name. My name is Farad Sheikh, and I have a background of business management. I did my BBA as well as MBA from CBM, and I have a vast experience both in academia as well as corporate experience. And Alhamdulillah, currently I'm a lecturer as a faculty member at Shaykh Zulfikar Ali Bhutto Law University, and I have been serving academia from the last 7 years. And before that, I was serving corporate sectors where I worked around 3 years as a assistant manager level. So consider it is a U-turn for me that I just left corporate sector and joined academia to share my knowledge with my students. And in addition to that, I'm currently pursuing my PhD degree from Malaysia, Putra University, Malaysia. My area of interest is supply chain management and logistics. एंड मैं जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ वो लीन मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ के ऊपर है, जो फ्रेमवर्क मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ हायर एजुकेशन कमीशन के लिए. दैट इज़ माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. That's very like huge like कहते हैं ना कि एक खजाना है आपके पास तालीम का। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक लंबा एक्सपीरियंस दिया है इस जर्नी को पास करने के लिए और ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है कि माशाल्लाह लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और इतनी मेहनत करें। यू नो कि आपने लाइक स्टार्टिंग जो आपकी एजुकेशन सिस्टम थी वो यकीनन आपने पाकिस्तान से स्टार्ट की होगी और इट्स नॉट ईजी फॉर अस क्योंकि या तो हमारे पास बहुत अच्छे वसाइल हों कि हम इस डिपार्ट पे जा सकें या तो वो कहते हैं ना लग गया हमारा वाली बात जो होती है कि वो सही बात वाली है, सही बात बात होती है तो जी जी. इट्स रियली इंस्पायर्ड फॉर अस कि आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जगह पर हैं। सो सर आपने जिस तरीके से मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजा उसमें आपने मुझे एक अपनी चीन से आप कनेक्टेड हैं, तो मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे ही पहले हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। लाइक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपके नज़दीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा क्या होता है और आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? मैडम, किसी भी प्रोजेक्ट का जो मेन चैलेंजिंग पार्ट होता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जिसे हम लोग कहते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोजेक्ट. सबसे पहले मैं ये बताऊं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो होती है कि देयर शुड बी अ स्टार्ट एंड देयर शुड बी अ एंडिंग. ओके. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली बात ये होती है कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और वो प्रोजेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें बहुत टाइमलाइंस होती हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, समझना. और मैडम, आजकल का जो एरा आप लोग देख रही हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वी हैव टू गो. आजकल का जो क्लाइंट है वो पैसे आपको ऐसे नहीं दे रहा होता, एंड वी हैव टू मीट देयर डेडलाइंस इन ऑर्डर टू गेट द वर्क अकॉर्डिंगली. तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट.
बिल्कुल सर, लाइक जैसे वो कहते हैं ना, टाइम आपका आपने मैनेज करा तो आपका सब कुछ मैनेज होता है, तो हमारा हर चीज़ उसी से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 15 मिनट पहले आते हैं, और हमारी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हमारा टाइम 8 बजे है तो हमें 15 मिनट पहले मस्ट अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल, ज्वाइन करना है। तो इट्स वेरी, बिल्कुल। ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हमें हर किसी भी चीज़ के लिए एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सर, हुँ। क्या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करेंगे जहां आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आए हो, और आपको कैसे ओवरकम किया? अ, वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अपने जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, पर सबसे बड़ा जो मुश्किल प्रोजेक्ट जो मैंने डील किया हुआ था ड्यूरिंग माय एमबीए टाइम में मैंने किया हुआ था। और एमबीए के टाइम पीरियड में मुझे याद है एक कैपस्टोन का प्रोजेक्ट था। कैपस्टोन का प्रोजेक्ट दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 6 क्रेडिट आवर्स। इन सीबीएम में जो है कैपस्टोन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो कैपस्टोन का जो प्रोजेक्ट था उसमें टोटली नए ग्रुप मेंबर्स होते थे। ऐसा नहीं होता था कि जो क्लास फेलो हैं वो ग्रुप मेंबर्स हो जाएंगे, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता था। वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर आप कैपस्टोन में आ गए हैं यू यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट टीम्स। तो मैं हम लोगों ने ग्रुप में मिलके काम किया हुआ था, बट मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, उनकी मुझसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। तो सबसे बड़ा जो मुझे ये चैलेंज फेस हुआ ड्यूरिंग माय कैपस्टोन प्रोजेक्ट से, हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या निकल रहा था, हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा था, डिले होता जा रहा था। इवन वहाँ पे जो सुपरवाइजर होते हैं आपको पता होता है, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट टू द डेडलाइन। बस एक टाइम दिया हुआ है तो दिया हुआ है, डेडलाइन से भी हम लोग क्रॉस करके गए थे। इवन उस टाइम पे हम लोगों ने एक चीज समझी कि टीम मैनेजमेंट बहुत लाजमी होती है। आप अगर टीम में अगर कुछ मसले वगैरह मैडम होते हैं ना, इससे आपका प्रोजेक्ट ही डिले होता है। जैसे हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो डिले हुआ था, इसके पीछे रीजन ये था कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। हर बंदा कोई क्या चाह रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, क्या रिक्वायरमेंट थी क्या नहीं थी। तो ये रिस्क फैक्टर हम लोगों का ज्यादा था, तो मुझे ज्यादातर इस प्रोजेक्ट में जो है बहुत मसले पेश आए। बट समहाउ मैंने कुछ हम लोगों ने मिलके एक दिन डिसाइड किया, फिर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बस माइंडसेट बना लिया, भाई खैर एक काम करना है, कैसे भी करना है बस करना है। तो 6 महीने का जो प्रोजेक्ट था हम लोगों ने आई गेस साल में हम लोगों ने जो है इसको डिलीवर किया था कैपस्टोन प्रोजेक्ट की शक्ल में। और जो कैपस्टोन का जो प्रोजेक्ट था मैम, वो एक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट था। आपने शील्ड कंपनी का नाम सुना होगा, शील्ड कंपनी। उन लोगों का प्रोजेक्ट था। अब वहाँ के जो ब्रांड मैनेजर थे वो कह रहे थे मैंने इन लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है अच्छा खासा, और ये लोग काम नहीं कर रहे। अब काम हम लोग कैसे करें मैडम, लोग एक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं थे उस टाइम, काम हो नहीं रहा था। फिर देयर आर लॉट ऑफ इश्यू, तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट समहाउ आई जस्ट कोप अप विद दैट। ओके, मतलब इट मीन्स आपकी इस मैथड से ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट, और अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमें हर बंदे का माइंड सेट पढ़ना चाहिए, ना कि बिल्कुल वो बिल्कुल अपनी कहे ना हम अपनी कहें। तो इसमें बड़ा बिल्कुल बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो जब भी कोई बिल्कुल प्रोजेक्ट या कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, तो हम 4 लोग आपस में बैठे अपने अपने आइडियाज़ दें, देन उसके बाद उसको कंटिन्यू करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें किसी भी काम के लिए। ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल आपके मैडम लिए बिल्कुल। बहुत हाईलाइट होता है। दैट्स वेरी जी इंटरेस्टिंग। और शील्ड इज वेरी बहुत बड़ा ब्रांड है, और आई थिंक मुझे लगता है हर घर में उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो मौजूद लाजमी होता ही होता बिल्कुल है। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। रियली अमेजिंग। सर, मैं 1 मिनट का अजानों का ब्रेक लेना चाहती हूँ, डोंट अच्छा श्योर श्योर श्योर, माइंड। प्लीज प्लीज। थैंक यू सर, आपने एक मेन जो हमारा इस इंटरव्यू का मकसद था, मैनेजमेंट के हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट को, आपने इसके 2-3 हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। आपके लाइक उसके मुताबिक, इंट्रोडक्शन के मुताबिक, आपने एक मैनेजमेंट चेन के ज़रिए भी एक काम किया है। तो पाकिस्तान में सप्लाई चेन का मेजर इशू क्या है, और उनको सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, लाइक? मैडम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख लें, सबसे पहले मैं वर्ल्ड वाइड आप लोगों को बता रहा हूँ कि सप्लाई चेन की फील्ड की डिमांड क्यों है। मैडम ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो फील्ड है काफ़ी वास्ट फील्ड होती है। इट मीन्स
आप जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इट मीन्स आप हर जो एक्टिविटीज होती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द फाइनल कस्टमर, जो आप कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो एक सप्लाई चेन है. ठीक है. तो मैडम, पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर देख लूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज कंपनीज आर फेसिंग नाउअडेज. हर कंपनी ये चाहती है कि वो अपनी सप्लाई चेन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करे, बेहतर बनाए. उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है लेक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज बहुत आ रहे हैं. एंड मैम, वन मोर थिंग, आजकल एआई के आने की वजह से एक ऑपरेशन में स्मूथनेस आ गई है. पहले वक्त हुआ करता था, एआई का दौर नहीं था, सिस्टम इतना स्टैंडर्डाइज नहीं था. अब तो एआई के आने की वजह से एक नया इनोवेटिव मूव आ गया है. तो चीज़ें एक स्मूथ होना स्टार्ट हो चुकी हैं. एंड डेटा एनालिटिक्स का दौर आ गया है. अब इन फील्ड की आने की वजह से सप्लाई चेन में और बेहतरी आ गई है. पहले जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, अभी वो चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं. ठीक है. अब ज़्यादातर जो डिलीवरी के इश्यूज हैं उसको किस तरह से रिजॉल्व किए जा रहे हैं, उससे अच्छे खासे जो है सिस्टम हमारी कंपनियों ने बना लिए हैं. कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन. देखिए ना, हर कंपनी चाहती है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हम लोग ढूंढें. मैं कहूँगा कि एक कंपनी है, लोकल कंपनी, वो चाह रही है कि मैं आउटसोर्सिंग करूँ ट्रांसपोर्टेशन किसी दूसरी कंपनी से टू सेव माई कॉस्ट. तो वो क्या कर रही है, 3PL का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस, जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दे रहे हैं कंपनीज को और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं उस प्रोसेस को. तो चीज़ें मैडम बहुत स्मूथ होती जा रही हैं. पर अभी भी अगर देखा जाए, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो इशू चल रहा है, हमारे इकोनॉमी की हालात. अब इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस सफ़र हो चुके हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ पीएनजी. पीएनजी आप देख सकती हैं कि अभी उन लोगों ने अपनी ऑपरेशंस जो हैं बिल्कुल शट डाउन कर दी हैं. अब उसके पीछे वजह ये हो सकती है कि शायद इकोनॉमी के हालात ऐसे बेहतर नहीं हो पा रहे या सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि पीएनजी, यूनिलीवर ऐसी ब्रांड्स हैं जहाँ पे हर बिजनेस ग्रेजुएट जाता है कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए वहाँ पे. पर अब पीएनजी शटडाउन ऑपरेशन कर रही है. इट मीन्स दैट हमारी जो इकोनॉमिक की जो सिचुएशन है वो अप टू द मार्क नहीं है. इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं आ रही, एक्सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल हो रही है पर इतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए. तो इन इश्यूज के तहत हमारी जो सप्लाई चेन की एक्टिविटीज हैं थोड़ी बहुत सफर हो रही हैं. बाकी देखा जाए, ऑलवेज देयर इज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मैम. बाकी गॉड ब्लेस पाकिस्तान. बिल्कुल, अल्लाह ताला गॉड ब्लेस पाकिस्तानी. अच्छा, आपकी इस कन्वर्सेशन से मुझे अपनी फर्स्ट ईयर की लाइक वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना इकोनॉमिक्स, और वो याद आ गए सप्लाई अच्छा चेन, और अच्छा. इस तरीके से ओके उनके ओके अंदर ओके. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. तो इट्स रियली पुरानी मेमोरीज. अच्छा सर, अभी जो हमने डिस्कशन करी ये तो हमारी एक बड़ी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से हम इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं सप्लाई चेन को. लेकिन अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली को या उनके बिजनेस को उससे कनेक्ट करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, या मैं अपने आप को ही रिलेट करती हूँ उसी से, तो हम इन पॉइंट्स को वहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं. मतलब हर, क्योंकि कारोबार छोटा हो बड़ा हो, काम जो भी हो, काम काम होता है. तो हम हाउ टू अप्लाई अबाउट दिस चेन इन मिडिल क्लास फैमिलीज एंड ओके. बिजनेस. मैम, अगर आपने का जो सवाल है कि ये सप्लाई चेन मिडिल क्लास फैमिली में किस तरह से अप्लाई हो सकती है, इसका मैं बिल्कुल सीधा आपको 2 लाइनों में जवाब दूंगा कि वो वैल्यू कौन सा क्रिएट कर रही हैं. लोकल कंपनीज हैं या लोकल बिजनेसेस हैं, वो वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर के लिए. अब अगर कोई लोकल कंपनीज हैं या छोटी मोटी कंपनीज हैं, सब लोगों का एक ही पर्पस होता है, हाउ दे आर क्रिएटिंग वैल्यू. वैल्यू प्रोपोजिशन उन लोगों की क्या है और दे हाउ दे आर अर्निंग द प्रॉफिट. अभी मैं बात कहूँ आपसे कि अगर कोई लोकल कंपनी है, चीज बना रही है, तो उनको डिलीवरी की भी तो जरूरत चाहिए होगी ना. आजकल डिलीवरी के बगैर आप जान सकती हैं कि डिलीवरी से ज्यादातर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है. तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी ना हम लोगों को. कहीं ना कहीं उनका भी कोई फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए. अब जैसे कि मैं कहूँ कि एक कंपनी है, जो है एक पाउडर बना रही है. एक पाउडर बना रही है, जैसे कि कस्टमाइज पाउडर है. अब वो कस्टमाइज प्रोडक्ट जो वो लोग बना रही हैं, जो यूनिक है, तो उसके लिए कोई डिलीवरी राइडर्स भी तो होंगे, कोई ऐसा यूनिट भी तो होगा जहां पे वो चीजें असेंबल की जा रही हैं.
अब यहाँ से सप्लाई चेन की गेम स्टार्ट हो रही है। अमेजिंग, यस, पॉइंट टू बी नोटेड, रियली। अच्छा सर, आपने अपने पहले वाले आंसर में मुझे बताया कि पहले बहुत मुश्किल होती थी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अब आते हैं हम अपने मेन एरा एआई पर। तो जी जी। आप उस ए लाइक आपने एक ह्यूज, आपके पास आपका एक्सपीरियंस है, एक हम्म, बहुत सारी चीज़ें आप करते हुए आए। और हम जो अभी एआई इंट्रोड्यूस अगर हम पाकिस्तान में कहते हैं, वो पिछले 1-2 साल में, या आई थिंक मैं कहती हूँ 2024 में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, मतलब लोगों को उतना हाव नाव नहीं था हम्म। इस बारे में। तो अब इस चीज़ को आप किस चीज़ से रिलेट करते हैं कि इसने हमारी ज़िंदगी को किस हद तक आसान किया है? मैम, आई बिलीव दैट एआई की आने की वजह से जो है चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। कंसीडर जब एआई नहीं आया था, इट वाज अ टाइम टेकिंग टास्क, कुछ चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एआई की आने की वजह से चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट होती जा रही हैं। और इसमें अभी सबसे पहली चीज़ ये हो गई है कि जैसे कि जो फ्रीलांसर हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग करते थे, कंटेंट राइटिंग करते थे या लोगो डिज़ाइन करते थे, अब वो एआई टूल आने की वजह से चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं। अभी लोग जो है एआई की बदौलत जो एक प्रमोट दे देते हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैडम एआई की आने की वजह से चीज़ें स्मूथ तो हो गई हैं, बट मैडम हम लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी डाउन हो गई है। लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। मैं अगर कहूँ कि आपकी जो राइट। ह्यूमन आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आपकी ह्यूमन की इंटेलिजेंस, अब जो एआई है वो एक मशीन है। आप उसे अगर कोई इंस्ट्रक्शन देंगे वो उस हिसाब से जनरेट करके दे रहा। इट मींस ह्यूमन जो है डायरेक्टली रिलाई एआई के ऊपर कर रहा है। इट मींस हम लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो सफर हो रही है। एंड इफ आई एम आस्किंग यू, अब एआई सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं कर सकता। ह्यूमन सॉफ्ट कैन वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। अब हम बीइंग अ ह्यूमन, अगर मैं कहूँ कि हम लोग कुछ नया इनोवेटिव काम करना चाहते हैं। अब अगर मुझे, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मेरे एक टीचर थे सीबीएम में, उन्होंने मुझे, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था, एंड उन्होंने मुझे कहा था कि फरहत, इफ यू आर वांट टू कंप्लीट दिस कोर्स, यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट। अब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे एक इनोवेटिव आइडिया जो है वो उसके ऊपर काम करना था। आजकल की जो जनरेशन क्या कर रही है, इनोवेटिव आइडिया के ऊपर एआई का इस्तेमाल करती हैं और 10-12 इनोवेटिव आइडियाज आ जाते हैं। अब जिस टाइम पे मुझे टाइम लगा था, 15-20 दिन मुझे लगे थे, आजकल की जनरेशन सिर्फ 1-5 मिनट में आइडियाज निकाल रही है। सो कंसीडर दैट इज अ चैलेंजिंग पार्ट कि इसमें हम लोगों की ह्यूमन इंटेलिजेंस तो बिल्कुल डाउन हो रही है, बट हम ज्यादातर एआई की बदौलत चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। बिल्कुल सर, ये पॉइंट भी आपका ठीक है, क्योंकि एआई में हम रिलेट हो गए, तो हमने अपनी माइंड की क्रिएटिविटी छोड़ दी है। लेकिन अगर जैसे लोग कहते हैं कि एआई सीख लो, आने वाला वक्त आपका नहीं है, अगर आपने एआई नहीं सीखी, तो आप इस बात को किस हद तक मानते हैं, और इसका ये बात बोली क्यों जाती है, क्या वजह है? मैडम, आजकल की जो देखिए ना, हर बंदा यही चाहता है कि काम ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाए, और काम को आसान करने के लिए एआई सीखना पड़ेगा। हेलो। जी सर, आप कंटिन्यू करें, मैं बस अपनी प्लेस चेंज कर रही थी। ओके। तो मैडम, आजकल की जो लोगों का यही कहना है कि एआई सीख लो, एआई सीख लो। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने काम को और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि लागू सामने वाले बाकी लोगों को भी इनकरेज किया जा रहा है कि आप एआई सीखें, एआई की बेसिक समझें। मैडम, एआई एआई की जो बेसिक है ना, काफी लोगों को पता है नहीं। हम लोग तो बस जी। मैसेज लिख लेते हैं तो डायरेक्टली एक जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। बट एआई के ऊपर बहुत अच्छे खासे काम हो रहे हैं। पिक्चर जी। कैसे क्रिएट की जाती है, वीडियो एडिटिंग को आप देख लीजिए। आजकल वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी बहुत लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग आप देख सकती हैं। इवन जो है आप लोगो लोगो डिजाइन करने के लिए भी एआई का सीखना बहुत लाजमी है। अब उसके लिए चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक तो एक जी। इसका समझने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं एआई की थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना मैडम।
बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा जो लाइक जहाँ मैं जिस फाउंडेशन से मैं कनेक्टेड हूँ, हम हमारा यही है, हम सब भी यही करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे स्टूडेंट्स अच्छा सर आप मुझे ये बताएँ कि जो हमारी अभी न्यू जनरेशन है और हम वो जिस दौर से अभी अप हो रही है, तो उनका क्या इस वक़्त हम उनका एआई में वो किस तरीके से कनेक्टेड है और वो मतलब आप ज़ाहिर-सी बात है आपके भी आस-पास लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आप उनकी माइंडसेट किस हिसाब से आपको लगता है कि वो या बावले जिसे कहते हैं कि वो जो बेचारे जिनको हमने कुछ भी पकड़वा दिया, उन्होंने कर दिया, या जो उनकी इंटेलिजेंसी है और वो जो हमें बहुत आसानी जो उन लोगों के लिए हो गई है, तो उनको इन बच्चों को ये पॉइंट्स किस तरह से पिक करना चाहिए? जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे अपने फर्स्ट ईयर जैसे आपने मुझे बताया, मैंने बहुत मेहनत करके अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर करे और शायद वो एग्ज़ाम्स मुझे रिजल्ट्स ना नहीं मिले जो मुझे एक्सपेक्ट थे। और मैंने स्टार्ट में बोला कि पाकिस्तान में तालीम हासिल करना इट्स नॉट ईज़ी, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। बट अभी बहुत चीज़ें आसान हुई हैं बच्चों के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में और इसमें। लेकिन देखिए, एक हमें एक चीज़ मिल रही है तो हमने इससे अच्छा फ़ायदा उठा लिया, लेकिन बच्चे अगर टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाएँ, कुछ मेहनत ना करें, तो क्या है आपका इस बारे में राय हमारी न्यू जनरेशन के हवाले से? मैडम मैं किस हवाले से एग्री भी करूँगा एंड समहाउ डिसएग्री भी करूँगा। देखिए ना मैडम, आजकल की जो जेन ज़ी जनरेशन आ गई है ना, जेन ज़ी, मैंने जो टर्म यूज़ किया हुआ है, ये बात आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन चल रही है। जो हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, ये एआई की जनरेशन है। इवन अगर आप उनसे कहेंगे ना कि कोई काम अगर किस तरह करना है, तो वो डायरेक्ट एआई का ही यूज़ करेंगे। सही और गलत में तो हम सब लोगों को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। बट हम लोगों की जो अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल है, अपनी जो इंटेलिजेंस है, आजकल की जनरेशन कम यूज़ कर रही है। अब ये जो आप वेल नोन पर्सनैलिटीज़ देख रही हैं, जिन्होंने फेसबुक बनाया, जिन्होंने जो है एप्पल ब्रांड बनाया, इन्होंने तो एआई यूज़ नहीं किया ना। इन्होंने तो अपनी एक खुद की क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेटिव अप्रोच से अपनी कंपनियाँ खड़ी की हुई हैं। और आजकल की जो जनरेशन के पास तो हर रिसोर्सेज हैं, इवन आजकल ऑनलाइन एक्सेस आ चुकी है, हर चीज आ चुकी है। अब टोटली आप अगर डिपेंडेंट ही एआई के ऊपर करेंगे, तो चीजें स्मूथ तो हो रही हैं, बट आप लोगों की खुद की क्रिएटिविटी और एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं? इंसान देखिए ना मैडम, सक्सेसफुल वही होता है जो एफर्ट्स करता है, हार्ड वर्किंग करता है। मैं कहता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं उनको इंकरेज भी करता हूँ, कहीं समहाउ डिस्करेज भी करता हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट बना के आते हैं, वो एआई से कॉपी पेस्ट करके लेके आते हैं। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ ऐसे आ गए हैं, टोनेटन में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट जो है पकड़ लेता है। अब मैं उनको ये कहता हूं कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट अगर आप कर रहे हैं, इट मींस आपकी तो मेहनत नहीं है ना कुछ भी। और इवन मैडम अगर आप उनसे पूछें, अब जो बंदा खुद काम करता है ना मैडम, उसको अच्छी नॉलेज होती है। अब जो बंदा रिलाई एआई के ऊपर कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस आप चेक करें, और आप एक उसका कॉन्फिडेंस चेक करें जो 100% काम कर रहा है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को समझने के लिए मैडम, वी नीड टू फाइन, फाइन। बस मैं थोड़ी देर में एंड करती हूँ। ओके ओके इस ओके। ओके सर, लाइक आपका जो एक मैसेज है हमारे लिए कि स्टूडेंट्स को टोटली हमें इस न्यू एरा पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी हेल्पफुल फुल अस कि हम उससे हेल्पलेस नहीं, हमारी बहुत आई थिंक मैं कहती हूँ कि 100 में से 70% हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं।
हर चीज़ में हमें हर जगह रिसर्च नहीं करना पड़ता। और बहुत सारी एआई को लोग बहुत सारी चीज़ें अपने बिजनेस में, अपनी बहुत सारी चीज़ों में, आप इसे टोटली अपने मेडिकल में कनेक्ट कर सकते हो। बट खुद जी की जी। क्रिएटिविटी इट्स इम्पॉर्टेंट, वरना वो कहेंगे ना कि आप माजूर हो गए हैं एक तरीके से। अपने आप को माजूर नहीं करना हमें, राइट? मैडम, सो आई जी, आई वांट टू ऐड समथिंग मैडम, कि यस, मैडम श्योर। एआई की आने की वजह से चीज़ें बहुत आसान तो हो चुकी हैं मैडम, पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर हम लोग अपनी इंटेलिजेंस भी तो यूज़ करें ना मैडम। अब हमारी जनरेशन हो गई है बिल्कुल लेज़ी, लेज़ी तो हम लोगों ने नहीं होना। आपने हम तो फिज़िकली तो लेज़ी हो चुके हैं, हम लोग मेंटली भी लेज़ी हो चुके हैं। तो इसी वजह से मैं किस हद तक एआई को नहीं कहता कि एआई के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बट आप एआई का यूज़ करें, अच्छी बात है। मुझे भी एआई के टूल्स जितने भी हैं, रिसर्च में बड़ी हेल्प कर रही होती है मैडम। मुझे भी हेल्प कर रहे होते हैं, पर मैं अगर वो ज़्यादातर सारा काम एआई से कॉपी करके पेस्ट कर लूँ और पीएचडी कर लूँ, अब मलेशियन जो प्रोफ़ेसर होते हैं, इस बात को डिस्करेज करते हैं वो, कि आपने क्या काम किया हुआ है? ये तो पाकिस्तान तो नहीं है ना मैडम कि आपने जो दिया, दे दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। वहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन लिबरल क्लास लोग हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप जो बात करते हैं ना, उसके पीछे आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए, वैलिड आर्गुमेंट्स होने चाहिए, टू सपोर्ट योर थ्योरी। उसके लिए मैडम हम लोगों को खुद से भी काम करना पड़ेगा। एआई का यूज़ करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, इवन नए-नए टूल्स भी सीखने चाहिए। बट हम लोगों को अपनी एफर्ट्स भी करनी चाहिए मैडम। यही बस मैं मैसेज देना चाहूँगा अपनी जनरेशन को। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुत सारे, आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे मैसेजेस हमें देने का, और हर चीज़ को क्लियर फाइट करके, लाइक कहते हैं, छान कर हमें बताने का कि क्या वेलकम ज़रूरी मैम, है, क्या वेलकम। ज़रूरी नहीं है। आई एम श्योर, थैंक यू सो मच सर। और मैं इस इंटरव्यू वेलकम, को वेलकम मैम। अपनी एंड के जानिब लेके जाऊंगी, और आपका एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार करती हूँ मैं इस बात को कि आप, आई होप कि आपको हमारे सवाल बोर नहीं किए होंगे और आपको इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया होगा। सो बिल्कुल, बिल्कुल, आई आई रियली होप, एन्जॉयड। थैंक यू so much. So थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय शो। और इसी तरीके से हम एक नए रेगुलर बेसिस पे गेस्ट लेकर आते रहेंगे, एजुकेटर्स जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, और अल्लाह ताला ने ऐसी ही कामयाबी हासिल करते रहें और ये हमारे लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। सो फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच।